बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, लाइफ लाउंज में आपका मेज़बान डॉक्टर इदरीस आपको वेलकम करता हूँ। हमारे प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट का आपको पता है, स्किन से मुताल्लिक़ बिलखुसूस और मेडिसन से मुताल्लिक़ बिलउमूम हम बातें करते हैं और आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करके शामिल हो सकते हैं। आप अपने स्किन से मुताल्लिक़ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, इसके अलावा ख्वाबों की ताबीर के मुताल्लिक़, और हमारे प्रोग्राम में एक डिफरेंट गेस्ट होते हैं, कभी स्कॉलर होते हैं, कभी साइंटिस्ट होते हैं, कभी डॉक्टर्स होते हैं, तो उनकी स्पेशलाइज्ड फील्ड जो है उस पर भी हम बात करते हैं और उससे मुताल्लिक़ भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आइए मैं पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। आज एक्चुअली हमारे एक ही मेहमान हैं, जनाब डॉक्टर ताहिर अयूब, प्लास्टिक सर्जन है। इनसे हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि वो आएँ, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये तशरीफ़ लाए थे तो बहुत सारी बातें रह गई थी, स्पेशली बहुत सारे प्रोसीजर्स, क्योंकि आजकल असल में वो जिसे कहते हैं प्रोसीजर्स का सीज़न शुरू हो रहा है। उस सीज़न के हिसाब से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रा फेशियल कब और कितना वक्फे के साथ करवाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके कोई नुकसानात भी हैं। इसी तरह से PRP बहुत कॉमन प्रोसीजर है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। एक्नी स्कार्स पे, जैसे कल भी हमने स्कार्स पे बात की, स्कार्स के बारे में लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि एक्नी स्कार्स के लिए हम कौन कौन से प्रोसीजर्स जो है वो पेशेंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रोसीजर्स को कवर किया जा सके ताकि उनके मुतालिक आपको आगाही दी जा सके कि कौन से प्रोसीजर्स हैं, कब करवाने चाहिए और क्यों करवाने चाहिए और कहाँ से करवाने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे हाथों में और एक्सपर्ट बंदे से करवाए जाएँ ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस और मसाइल कम से कम हो सके। साथ ही मुझे ये कहा गया था कि वार्ड्स, जिनको हम मौके कहते हैं, उन पे भी बात की जाए, तो आज कोशिश करेंगे कि उस पे भी बात की जाए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खुशी हुई आपसे बात करके। पिछले प्रोग्राम में बड़ा मज़ा आया, आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो एस्थेटिक में या प्लास्टिक, आज हम सर्जरी पे थोड़ी कम बात करेंगे और एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं उन पे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे कॉमन प्रोसीजर है जिसको हर कोई जानता है वो है हाइड्रा फेशियल। तो मैं चाहूँगा कि हम यहीं से शुरू कर रहे हैं कि हाइड्रा फेशियल है क्या? जी डॉक्टर साहब, हाइड्रा फेशियल जैसे कि इसका नाम है हाइड्रा का मतलब होता है पानी, और ऐसा फेशियल जिसमें हम स्किन की डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिहाइड्रेशन को, यानी पानी की कमी को दूर कर सकते हैं और उनमें पानी इंजेक्ट कर सकते हैं या रिटेन करा सकते हैं। इस प्रोसीजर का नाम हाइड्रा फेशियल है। ठीक है। लोगों की, क्योंकि हमारा जिस रीजन में हम रहते हैं, इस रीजन में 4 वेदर हैं, 2 बहुत एक्सट्रीम के हैं, जैसे बहुत सर्दी और बहुत गर्मी। तो हमारे एरिए में, हमारे इस रीजन में लोगों की स्किन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उन ममालिक के निस्बत जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो यहाँ स्पेशली ख़वातीन को हाइड्रा फेशियल की अशद ज़रूरत पड़ती है जब मौसम जो है अपनी एक्सट्रीम पे चला जाता है। जी, साथ डॉक्टर साहब इस पे भी हम बात करते हैं कि हमारे वेदर में, ठीक है, जो नेचुरल वेदर हैं तो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा पोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। हमारा क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमेशा, अनफॉर्चुनेटली हम नंबर 1 पे भी बहुत अरसा रहते हैं। स्मोक बहुत ज़्यादा है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, स्मोक तो टर्म ही यहाँ से आई, और इसके अलावा डस्ट बहुत ज़्यादा है। और फिर हमारा लाइफस्टाइल भी कुछ इस तरह से है कि उसको देख के हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती ही है। तो हाइड्रा फेशियल में हम करते क्या हैं डॉक्टर साहब? इसमें डॉक्टर साहब बेसिकली मुख्तलिफ स्टेप होते हैं जी। सबसे पहले तो स्किन को क्लीन किया जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंट सीरम्स हैं वो प्रेशर के साथ इंजेक्ट किए जाते हैं स्किन के अंदर, लेकिन एक इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, प्रेशर के साथ ही किए जाते हैं। ठीक है। और फिर स्किन को प्रिपेयर करने के बाद इनके पोर्स में, जैसे अभी आपने नाम लिया कि हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, तो स्किन के अंदर वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। और फिर उसके बाद न्यूड स्किन बनाई जाती है। न्यूड स्किन मींस कि जैसे एक नए बेबी की स्किन होती है। ठीक है। उसके लिए फिर करंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, वो जो मुख्तलिफ स्किन के पार्ट हैं फेस के या हैंड्स के, उनमें उस करंट के ज़रिए उन पोर्स को ओपन किया जाता है
और एक न्यू फ्रेश स्किन जो है वो आपके सामने आ जाती है। ठीक है, आजकल तो हाइड्रा फेशियल के 9 in 1 स्टेप्स आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लेंजिंग तो डेफिनेटली वो बेसिक्स ही है कि स्किन को प्रॉपरली क्लीन करते हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करते हैं, फिर जो पोर्स हैं उनको क्लीन करके जो ओपन पोर्स हैं उनको क्लोज़ करने के लिए अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट दी जाती है, साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके बाद जो बाकी सीरम्स जो हैं वो बहुत सारे उसमें यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद फिर मास्क दिया जाता है। तो नॉर्मली हाइड्रा फेशियल पे तो बात हो गई, अब ये बताइए कि इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? जी डॉक्टर साहब, इसमें बिल्कुल अगर कोई नॉन टेक्निकल आदमी कर रहा है जिसको फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करनी आती, या जिसको प्रॉपर सीरम जो हैं वो अप्लाई करने नहीं आते, क्योंकि हर सीरम का अपना एक रेशो, एक कंसंट्रेशन होती है, या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो इससे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होता है कि आप हाइड्रा फेशियल किसी क्वालिफाइड आदमी से कराएं। ठीक है, किसी क्वालिफाइड पर्सन से करवाएं। क्यों? इसमें जैसे मैंने भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस हैं, उनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसी है तो उसमें फ्रीक्वेंसीज़ का स्किन की टाइप के हिसाब से सेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। फिर इंफ्रारेड हम यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड की सेटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप की स्किन को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरह क्लिनजिंग का जो मेथड है उसमें भी प्रेशर मेंटेन करना। तो ये एक टेक्निकल आदमी जो है जो इसके बारे में अच्छी तरह जानता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, बजाय इसके कि जो गली मोहल्लों में इस वक्त हाइड्रा फेशियल के क्लिनिक्स खुले हुए हैं उनकी निस्बत। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम हाइड्रा फेशियल नहीं दे सकते और नहीं देना चाहिए, उससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो हाइपर सेंसिटिव स्किन है। ठीक है। इस तरह स्किन की क्लासिफिकेशन है, उसमें टाइप 1 स्किन जो है उन लोगों को हाइड्रा फेशियल नहीं कराना चाहिए। ऐसे लोग यहाँ पे एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है ख़वातीन के अंदर। जो डॉक्टर साहब आपने जो टाइप 1 का जिक्र किया, फॉर्चुनेटली कह लें कि हमारा जो ये रीजन है यहाँ पे टाइप 1 के पेशेंट्स जो ह्यूमन बीइंग्स है बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ये ब्लॉन्ड स्किन की तरफ जाती है, तो वो तो आमतौर पे उसको तो हम एक्सक्लूड ही समझते हैं। अच्छा, आप वो फीमेल्स की बात कर रहे थे, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक्टिव एक्नी का भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं जी वो एक्टिव एक्नी हुई होती है, जी हाइड्रा फेशियल करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आपकी टेक क्या है इसमें? ये बिल्कुल मिसकंसेप्ट है। एक्टिव एक्नी के अंदर इस प्रोसीजर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, टोटली कंट्राइंडिकेटेड है। और जैसे मैं भी जिक्र कर रहा था, टाइप 1 स्किन बेसिकली हमारे लोगों की टाइप 1 स्किन होती नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कुछ मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं जो ख़वातीन रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ठीक। बड़ी कॉमन, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। सही। उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, वो मुसलसल इस्तेमाल करती रहती हैं और उससे स्किन बहुत थिन हो जाती है, बहुत बारीक हो जाती है, उसकी हेल्दी लेयर्स जो हैं वो उड़ जाती हैं। और यही वो एडिक्ट होती हैं उनको लगाने की, कि वो लगाती रहती हैं तो ठीक रहती हैं, जैसे ही छोड़ती हैं उनसे स्किन ख़राब हो जाती है और टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इन क्रीमों के अंदर लेड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो स्किन के अंदर लेड बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनमें एक्टिव एक्नी हो या टाइप 1 स्किन हो या ये क्रीम्स इस्तेमाल कर रही हों, उनमें हाइड्रा फेशियल को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि नॉर्मली तो हाइड्रा फेशियल जैसा कि एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कुछ लोगों में ये हो जाता है कि उनको, अगर जैसे आपने भी बात की कि नॉन टेक्निकल लोग हैं या जिनको प्रेशर मेंटेन करना नहीं आता, अगर प्रेशर ज़्यादा दे दें तो उनकी वेन्स जो हैं या कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो उसमें फिर पेशेंट्स को या क्लिनिशियंस को क्या करना चाहिए? नहीं, इमीडिएटली तो फौरी तौर पर आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। ठीक है। ताकि फ्लेयर कम से कम हो। टाइम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। वक्त दें पेशेंट को, स्किन सप्लीमेंट्स दें ताकि उसकी स्किन थोड़ी सी हेल्दी हो। सन लाइट को अवॉइड करना चाहिए, सन ब्लॉक यूज़ करें। ठीक है। ठीक है। और स्किन और हेल्दी फूड जैसे कि लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है। पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। तो यूजुअली ये ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे प्रोसीजर्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रोसीजर जो इक्वली कॉमन है और उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है वो है हाइफू। थोड़ा सा हाइफू पे बताइए कि हाइफू है क्या और किन किन लोगों को ये करना, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेना चाहिए और किस काम के लिए लेना चाहिए? जी, इसमें डॉक्टर साहब मैं आपको बताता चलूँ कि हाइफू जो है बेसिकली एक एनर्जी डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड वेव्स की तरह एक एनर्जी डिलीवरी है
जो हम स्किन की सबकुटेनियस लेयर, स्किन के नीचे जो चर्बी की एक तह होती है जी, उसको हम डिलीवर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो पेशेंट चॉइस, यानी ऐसे लोग जिनकी चेहरे की या बाजुओं की या हाथों की स्किन की जो चर्बी है वो उसमें अनहेल्दी फैट डिपॉजिट्स आ जाएं, एजिंग का इफ़ेक्ट आ जाए, जैसे ग्रेविटी की वजह से चेहरा लटक जाता है, ठीक, या फैट डिपॉजिट्स जो हैं उनमें ब्रेक डाउन, यानी उनके ब्रेक्स आ जाए उनके अंदर और उनकी कंटूरिंग प्रॉपर ना रहे, तो उन पेशेंट्स को हम हाइफू ट्रीटमेंट से रीशेप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात वो हाइड्राफेशियल में भी रह गई, इसमें भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि हाइड्राफेशियल कितने वक्फे के बाद करवाना चाहिए, और हाईफू ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं, तो ये भी कितने अरसे तक चलती है और कितने अरसे के बाद इसको रिपीट किया जा सकता है? जी डॉक्टर साहब, इसमें दोनों में ही हम जो टाइम लिमिट है वो 3 मंथ्स मिनिमम, ठीक है, यानी पेशेंट को 3 मंथ से पहले ये प्रोसीजर रिपीट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो हाइड्राफेशियल में तो आपके पास चॉइस होती है कि आप 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के बाद उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हाइफू जो है इसमें तो 3 मंथ्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं हाइफू के कंप्लीट इफ़ेक्ट्स आने में, ठीक है। क्योंकि इस ट्रीटमेंट का बेसिक कंपोनेंट ही ये है कि हम एनर्जी दे के जो नीचे सेल्स होते हैं उनके अंदर खुद इन्फ्लेमेशन क्रिएट कराते हैं, और जब वो हीलिंग होती है तो उसको हीलिंग बाय फाइब्रोसिस कहते हैं, जिससे स्किन के सबक्यूटेनियस कंपार्टमेंट में जो फैट होती है वो टाइट होना शुरू हो जाती है, स्किन की कंटूरिंग जो है वो दोबारा से अपने वापस स्पेस पे आती है। तो इसमें जो हाइफू है ये कम से कम 3 से 6 महीने के वक्फे से कराना चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी स्कार्स की ट्रीटमेंट, माइक्रो नीडलिंग, PRP और बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं उन पे भी बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है, आप हमारे लाउंज में लाइव कॉल करके आप शामिल हो सकते हैं और अपने क्वेश्चंस हमसे पूछिए, हम आपको उनके आंसर देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट से वाकिफ़ हैं, आप हमारे लाउंज में लाइव कॉल्स के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप कॉल करके आप क्वेश्चन पूछना चाहें। आज जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे साथ प्लास्टिक सर्जन जनाब डॉक्टर ताहिर अयूब साहब तशरीफ़ फरमा है, और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसीजर्स को डिस्कस किया जाए। तो पहले हमने हाइड्राफेशियल और हाइफू का डिस्कस किया, अभी हम एक मुख्तसर सा कोशिश करेंगे कि बड़े लंबे लंबे मतलब वास्ट प्रोसीजर्स हैं, लेकिन यह है कि इनको मुख्तसर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाया जा सके और बताया जा सके कि इनको क्यों करना चाहिए और किसके लिए ये ज़रूरी हैं और इनसे किस तरह से अच्छे फ़वाइद लिए जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी हम बात करते हैं एक्ने स्कार्स, और एक्ने स्कार्स की ट्रीटमेंट में कल हमने एक्चुअली स्कार्स पे बात की थी, हमारे कुछ कॉलर्स ने भी कहा था, और उसमें 2 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो एक्ने स्कार के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर्स ऑफ़र करते हैं, और दूसरा जो कीलाइड्स हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार या जो बद्दा सा बड़ा सा स्कार बन जाता है, उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? जी डॉक्टर साहब, कॉमनली जो एक्ने स्कार्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये ख़वातीन का एक बड़ा नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। मोस्टली 10 to 15% ख़वातीन जो हैं, और इसमें मेल भी शामिल हैं, हाँ जी, हमारे पास इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। स्कारिंग की फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्में हैं, कुछ हल्के स्कार होते हैं, कुछ डीप स्कार होते हैं, तो मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स हैं इनके लिए। अगर मैं मुख्तसरन बयान करूं तो स्कारिंग के लिए लेज़र्स भी इस्तेमाल होती हैं, केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं, न्यू मोडेलिटीज़ भी हैं। तो हम यूजुअली जो एडवाइस करते हैं पेशेंट को, उसकी स्किन टाइप के हिसाब से बता दिया जाता है कि आपको लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है, ठीक है, या केमिकल पील इस्तेमाल, लेकिन वो सेशन में होते हैं, या फिर एक तीसरी ऑप्शन होती है डर्माब्रेशन। ठीक है, तो उसमें स्किन की उस लेयर को जिसके अंदर स्कार होते हैं उसको डैमेज कर दिया जाता है,
और दोबारा से स्किन को रिप्लेस होने का मौका दिया जाता है। थोड़े से लंबे ट्रीटमेंट हैं और यूजुअली ऐसे मौसम में कराने चाहिए जब पसीना ना आता हो, गर्मी कम हो, यूवी इंडेक्स सनलाइट कम हो, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता है। ठीक है। इसी तरह आजकल माइक्रो नीडलिंग और बहुत सारे इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं इन स्कार्स की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। मैं चाहूँगा कि माइक्रो नीडलिंग में थोड़ी सी माइक्रो नीडलिंग पे डिटेल से बात की जाए कि माइक्रो नीडलिंग है क्या और कब करना चाहिए और करने के बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि ये जितने भी प्रोसीजर हैं ये बहुत डेलिकेट हैं। कोई भी नॉन टेक्निकल आदमी जिसको इनकी डिटेल्स का नहीं पता उससे हरगिज़ ये प्रोसीजर नहीं कराना चाहिए। माइक्रो नीडलिंग एक बहुत डेलिकेट प्रोसीजर है जिसके अंदर हम स्किन के अंदर माइक्रो लेवल पे डैमेज प्रोड्यूस करते हैं। उसमें फिर आगे बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। किसी में हम PRP यूज़ करते हैं, किसी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं, किसी के अंदर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट भी यूज़ कर ली जाती है। मुख्तलिफ केमिकल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। इस ट्रीटमेंट का बेसिकली इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हमने स्किन को दोबारा से रिप्लेस करना है, हेल्दी स्किन को लेके आना है। तो इस माइक्रो नीडल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत छोटे छोटे ज़ख़म प्रोड्यूस किए जाते हैं स्किन के अंदर और फिर हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं जो वहाँ पे इकट्ठे, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, वो आके अपने एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और नई जिल्द बनाने में मदद देते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ों को मास्क भी किया जा सकता है, स्किन को टाइट भी किया जा सकता है, रिंकल्स भी निकाले जा सकते हैं, स्किन को फ्रेश भी किया जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं PRP की तरफ। हमारे प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे थे PRP होता क्या है और इसको उर्दू में क्या कहते हैं। PRP मुखफ़फ़ है प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स। ठीक। हमारे ब्लड के अंदर एक वाइट सेल की किस्म है, इसको प्लेटलेट कहा जाता है, उनके साथ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक। तो बेसिकली उसी इंसान का ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स को अलग कर लिया जाता है। वो पूरा एक प्रोसीजर है। अदरवाइज़ तो बड़ी क्वैकरी हो रही है और लोग सिरिंज में ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा अलग करके वही लगा देते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर है, इसके लिए एक लैब रिक्वायर्ड होती है। ब्लड में से उन ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स को अलग कर लिया जाता है और एनरिच्ड कर दिया जाता है। सही। और उसको फिर स्किन के अंदर दोबारा से इंजेक्ट किया जाता है ख़ास लेयर के अंदर, जहाँ पे वो ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं जहाँ कमी हुई होती है वहाँ पे फिर वो अपना इफ़ेक्ट ज़ाहिर करते हैं, जिससे स्किन हेल्दी, नॉर्मल और फ्रेश लुक के साथ दोबारा से जो है इंसान हासिल कर सकता है। इसी तरह कुछ लोगों को बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को सबको होता है और एज के हिसाब से और फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा आता है। हम सबको मतलब अपनी एज के हिसाब से आता है, तो उसमें जो PRP का रोल है उस पर भी आते हैं। तो उसमें भी प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स जो हैं विद मुख्तलिफ, यानी इसके साथ मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स मिक्स किए जा सकते हैं जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बेहतर होते हैं। उनको मिक्स करके तो बालों की जड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। मशीन भी अवेलेबल है, उससे भी किया जाता है, सिरिंज के साथ भी किया जाता है। इससे एक तो बाल गिरना बंद हो जाते हैं, नंबर 2 बालों की ग्रोथ बेहतर हो जाती है, उनका बल्क बेहतर हो जाता है। ठीक है। और जो बाल्डनेस, गंजापन का जो मर्ज है, इसको डिले किया जा सकता है। ठीक। तो PRP कितने वक्फे के बाद करवानी चाहिए। PRP भी इसका भी एक रूल ऑफ थंब है कि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स, इससे ज़्यादा जल्दी PRP का प्रोसीजर रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमने PRP पे भी बात कर ली, हमने माइक्रो नीडलिंग पे भी कर ली। अब आते हैं कीलाइड स्कार्स की तरफ। उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया था हाइपरट्रॉफिड स्कार और कीलाइड, तो इन दोनों में एक फ़र्क होता है। ऐसा स्कार जो स्किन की सरफेस से ज़रा सा उभरा हो उसको हम हाइपरट्रॉफिड स्कार कहते हैं। ठीक। कीलाइड स्कार जो है ना वो बहुत बड़ा स्कार होता है और उसकी एक ख़ास शेप होती है। वो अमूमन लोगों के कानों पे आपने देखा होगा बना होता है, चेहरे के ऊपर भी कुछ लोगों को बन जाता है।
तो छाती दोनों पे की बन जाते हैं, शोल्डर्स पे बनते शोल्डर्स हैं। पे ज़्यादा, पीछे बैक पे, कमर पे ज़्यादा बनते हैं। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी वेरी करती है। ठीक। यूजली हाइपरट्रॉफिड स्कार अगर ऐसे एरिया में हो जहाँ आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, सर्जरी। अदरवाइज़ फिर बहुत सारी लेज़र्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर एक ख़ास स्टीरॉइड का इंजेक्शन लग जाता है, वो भी लगाया जा सकता है। इनको मुख्तलिफ सिलिकॉन जेल्स हैं, उनके साथ या सिलिकॉन शीट्स के साथ इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और जब ये कंट्रोल में आ जाएं तो फिर आगे कॉस्मेसिस को अचीव करने के लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर हैं, इनको मास्क करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर हैं जो किए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमने हाइड्रोफेशियल पे तो बात की, और बहुत सारे फेशियल्स हैं जो मार्केट में दिए जाते हैं फोटोफेशियल के नाम से, कार्बन फेशियल या कार्बन पील है, और इसके अलावा जो फेस पे छोटी छोटी आर्टरीज़ या कैपिलरीज़ निकल आती हैं उनके लिए VR ट्रीटमेंट दी जाती है। थोड़ी सी इन पे बात करते हैं कि सबसे पहले तो फोटोफेशियल और कार्बन पील की बात करते हैं और फिर आगे जाके बाकियों पे बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये यूज़ हो रही है, लेकिन इसके लिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर मरीज़ जो आ जाए उसके ऊपर आप फोटो फेशियल या कार्बन फेशियल को अप्लाई कर दें। इसके लिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पेशेंट को ज़रूरत हो उसको ही करना चाहिए। डिफरेंट लाइट्स हैं जो कि उनके अंदर डिफरेंट एनर्जी का सिस्टम होता है जो डिलीवर किया जाता है। वो ब्लड वेसल्स को उनके अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती हैं, इस तरह ग्रोथ फैक्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं, जिससे विद द पैसेज ऑफ टाइम स्किन का टेक्सचर और स्किन की फ्रेशनेस बहाल होती है। ठीक। इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ कोलेजन भी यूज़ किए जाते हैं, कार्बन भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली इनका एम यही होता है कि ये माइक्रो इंजरी प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा आते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आते हैं तो वो पार्ट हेल्दी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टैटू की। बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने यंग एज में टैटूज़ बनवा लिए होते हैं, फिर बाद में जब उससे दिल भर जाता है। एक तो मैं अपने जो यंग व्यूअर्स हैं उनसे कहूँगा कि कोशिश करें कि टैटूज़ को अवॉइड ही किया जाए, क्योंकि इंसान की फितरत में ये होता है कि वो चेंज की तरफ जाता है और एक चीज़ से बहुत जल्दी दिल भर जाता है। तो जब आप करवा रहे होते हैं आप उसकी पेन भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ़ कलर्स आते हैं, उस वक्त 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर वो बेचारे मारे फिरते हैं कि यार इससे जान छुड़वा दें, ये मैंने अपने यंग एज में या जैसे भी था कर लिया, अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो एक तो ये है कि टैटू जब होता है तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, स्पेशली हमारे मुआशरे में जहाँ HIV, हेपेटाइटिस और ये चीज़ें बहुत कॉमन है, और अनफॉर्चुनेटली जो टैटूज़ करने वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो ये एक तो ये बीमारियां फैलाने का सबब बनता है, और दूसरा फिर जब इसको रिमूव करवाना होता है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं और उस पर कितना लंबा प्रोसीजर और कितना एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि टैटू 2 किस्म के होते हैं जो नॉर्मली अगर हम इनको क्लासीफाई करें। एक वो टैटू होते हैं जो बिल्कुल सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक। और एक वो टैटू होते हैं जो फुल डेप्थ ऑफ स्किन में बना दिए जाते हैं, और यूजुअली लोग इनको जिस्म के ऐसे हिस्सों पे बनवा लेते हैं जहाँ पे ये नुमाया, ख़ास तौर पे लड़के जैसे बाजुओं पे बनवा लेते हैं। हाफ स्लीव शर्ट्स पहननी है, आपको नज़र आता रहेगा। एथिकली हमारे माशरे के हिसाब से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सही। आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब आइडेंटिटी के लिए आपको पता है मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं। ID कार्ड्स हैं, आपके फेशियल जो पिक्सल्स हैं वो तस्वीरों में आ जाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम लगे हुए हैं अब कैमराज़ के अंदर, आपकी आइडेंटिटी वहाँ से हो जाती है। तो अब वो पुराना दौर तो रहा नहीं। तो ये शौक़ होता है और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ मैं आऊँगा तो जो तो सुपरफिशियल टैटूज़ होते हैं उनके अंदर बेसिकली आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि टैटू बनाते किस तरह हैं। एक खास ये हम समझते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आज हम लेज़र्स थोड़ी सी बात करें। और नाज़रीन, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइव कॉल्स करके हमसे इन प्रोसीजर्स के बारे में या किसी और प्रोसीजर के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं जो एस्थेटिक्स में प्रोसीजर्स होते हैं। तो बात हो रही थी टैटू पे, उसी पे आते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि टैटू को एक तो सुपरफिशियल रूटीन से आराम से टैटू, जैसा कि जो मेहंदी लगाते हैं वो भी टैटू ही की एक किस्म है, लेकिन वो सुपरफिशियल होती है, वो खुद से ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो टैटू नीडल के साथ बनाया जाता है वो सुपरफिशियल और डीप हो, वो खुद से कभी नहीं जाता। उसको ख़त्म करने के लिए आपको लेज़र्स और बहुत सारे प्रोसीजर्स करने ही पड़ते हैं। तो उन्हीं प्रोसीजर्स पे बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर अयूब, प्लास्टिक सर्जन है। आइए बात करते हैं उनसे और पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, टैटू के बारे में बात हो रही थी। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि वो टैटू जो सुपरफिशियल होते हैं, इनको बनाया इस तरह से जाता है कि परमानेंट इंक को स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स में थ्रू नीडल्स इंजेक्ट किया जाता है। ठीक। इसी तरह डीप टैटू भी इसी तरह बनते हैं। तो जो सुपरफिशियल टैटू हैं इनको तो हम फोटोलाइट के साथ वेपोरेट कर देते हैं। ठीक है। और यूजुअली ये बड़ा मिनिमल सा स्कार या मिनिमल सा रेजिडुअल अपना छोड़ते हैं और पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन जो डीप टैटूज हैं इनका प्रॉब्लम होता है कि ये फोटोलाइट के साथ रिमूव नहीं किया जा सकता, इनको वेपोरेट नहीं किया जा सकता। ठीक। तो इनमें यूजुअली फिर हमें फुल थिकनेस में एक्सीएन करनी पड़ती है। ठीक। उसके फिर आगे इतने ज़्यादा प्रोसीजर हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे स्किन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच या एक्स्ट्रा स्किन अवेलेबल नहीं होती, स्कारिंग रह जाती है, या फिर हमें टिश्यू एक्सपेंडर यूज़ करने पड़ते हैं टू मिनिमाइज़ करने के लिए इनका जो निशान है उसको ख़त्म करने के लिए। आफ्टर सर्जरी बहुत सारे फिर ट्रीटमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है। यही वजह होती है कि हमारी तरफ से एडवाइस ये है कि ऐसे प्रोसीजर्स को अवॉइड करना चाहिए जो आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम लेज़र्स की तरफ जाएं, मैं चाहता हूं वो हम आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रखेंगे। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं। ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस बड़े कॉमन है और बहुत सारे लोग आते हैं जिनको नहीं भी चाहिए होते, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमारी ज़िम्मेदारी पे हम चाहते हैं तो आप लगा दें। तो उस पे क्या क्या करना चाहिए? तो इससे बात करने से पहले हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। जी ज़ारा, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें और फ़ोन पे हमारे साथ बात करें। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आरीवाला से बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं हाइड्रा फेशियल के बारे में पूछना चाहती हूँ क्योंकि हाइड्रा फेशियल मैं भी करती हूँ, तो उसके फायदे और नुकसान पूछने। ठीक है, आपने शायद हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। हाइड्रा फेशियल पे पूरा हमने सेगमेंट किया है और उसमें डिटेल से बात भी की है। आप जो हमारा दोबारा से ये प्रोग्राम जब नशर होगा आप उसको देख लीजिएगा, तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहती हैं? जी ज़रा, ये प्रोग्राम हमारा सुबह 6 बजे रिपीट होता है और उसमें आप देखिएगा हमारे पहले सेगमेंट में हमने शुरू के पहले सेगमेंट में ही हाइड्रा फेशियल पे बात की थी और पूरी डिटेल में बात की थी। आपको उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप रिपीट प्रोग्राम को देखिएगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस पे। जी डॉक्टर साहब, मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बयान कर दूं। जी। ग्लूटाथायोन बेसिकली एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक। शुरू में इसका इस्तेमाल कैंसर के मरीज़ों के लिए किया जाता था और ये जो कलर का वाइट होना है ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट था। डॉक्टर साहब, मैं जब बात करता हूँ इस पर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा भी क्या नसीब है, जिस मेडिकल साइंस पे हम इतना इतराते हैं उसकी आधे से ज़्यादा जो डिस्कवरीज है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स पे है। बहुत सारी, आप पेनिसिलिन से शुरू करें और ग्लूटाथायोन और बहुत सारी, मतलब इन पे आए तो होता क्या है कि असल में रिसर्च किसी और चीज़ पे हो रही होती है और वो साइड इफ़ेक्ट होता है और वो साइड इफ़ेक्ट उस इफ़ेक्ट से ज़्यादा यूटिलाइज होता है। जी डॉक्टर साहब, ये साइंस का पार्ट है। बेसिकली रिसर्च कहते ही इसमें कि आप इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं। सही। और दोनों को मुख्तलिफ जगहों पे उसके फ़वाइद हासिल करते हैं। ठीक। तो ग्लूटाथायोन बेसिकली तो इसलिए इस्तेमाल होता था क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट आया जिससे पेशेंट का कलर वाइट हो जाता था। तो फिर ऐसे रीजन्स जहाँ पे सन एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ पे इन इंजेक्शंस का इस कलर वाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। और वैसे भी कलर वाइट करना या कलर को सफ़ेद करना
बहुत सारे वो अमामल में से एक है जो बहुत ज़्यादा मार्केट होता है और लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो जब चूँकि वो बिज़नेस का जब पॉइंट आता है तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा बिकेगी उसी की तरफ जाते हैं, तो वो डेफिनेटली उसी हिसाब से आता रहा। तो अब ये है कि अगरचे बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसको अभी भी उन्होंने अप्रूव नहीं किया कलर वाइटनिंग के लिए, लेकिन ये यूज़ हो रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आप ठीक फरमा रहे हैं। FDA जो फेडरल ड्रग अथॉरिटी ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे स्टिल अभी अप्रूव नहीं है, लेकिन हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली इसकी ज़रूरत भी हमारे इस साउथ एशियन रीजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे डार्क टैंट स्किन लोग ज़्यादा हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा हैं। तो फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि इसके अंदर पेशेंट सिलेक्शन, इसकी डोजेज और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो जो लोग भी ग्लूटाथाइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको जिस मरीज़ को जिसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए उसके जिगर की कंप्लीट प्रोफाइल उनके पास होनी चाहिए। सही, क्योंकि ये डिटॉक्सीफाई होता है जाके जिगर में। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, इसकी डोजेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टाइम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अकेला ग्लूटाथाइन जो है वो हमारे रीजन हमारे डॉक्टर साहब वो नाजरीन जैसे वो ज़ारा भी हाइड्रा फेशियल करती है, तो बहुत सारे हमारे नाजरीन वो हैं जो इस फील्ड में हैं, वो प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं, तो उनके लिए एक ओवरव्यू दे दें कि डोज़ किस तरह से इसकी जो है आपने चूज़ करनी है और ड्यूरेशन कितनी रखनी है और कैसे जाना है इसको। कलर वाइटनिंग के लिए डॉक्टर साहब जो हम रिकमेंडेड डोज कहते हैं कि 5000 मिलीग्राम पर वीक। ठीक है, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डे पे भी कर सकते हैं, या ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वीकली भी कर सकते हैं, वीकली भी की आसानी के लिए कि उसको चक्कर नहीं लगे। जी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अकेला ग्लूटाथाइन कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, अनसुपरवाइज नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि IV देना होता है। सही, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि इसको हमेशा एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिक्स करके देना चाहिए, विटामिन सी के साथ, तब इसके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है। फिर इसकी ट्रीटमेंट का एक ड्यूरेशन है, तो उसमें यूजुअली हम एक रफ कहते हैं कि एटलीस्ट 60 वीक्स 60 हफ्ते का ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो प्रॉपर कलर वाइटनिंग के लिए। ठीक है। अब इट्स लिटिल कॉस्टली। फिर ग्लूटाथाइन की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होता है, तो ऑलवेज़ यूज़ अ गुड ऑथेंटिक ग्लूटाथाइन। ठीक है। बहुत सारे मार्केट में सब स्टैंडर्ड ग्लूटाथाइन अवेलेबल हैं, वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तीसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को फिर आपने बताना है कि वाटर इनटेक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ग्लूटाथाइन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सही। तो आप उसकी रिप्लेसमेंट के लिए अपनी फूड से भी उसे पूरा करें, ना सिर्फ कि आप इंजेक्शंस के ऊपर या ओरल खाने वाले कैप्सूल्स के ऊपर रहें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम का टाइम असल में ख़त्म हो रहा है। लेज़र्स में मैं बात करना चाहता था और डिटेल में चाहता था, क्योंकि लेज़र्स बहुत ज़्यादा कॉमन है और मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको नहीं ज़रूरत होती, लेकिन वो शॉपिंग करके आए हुए होते हैं और वो फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं ये वाला लेज़र चाहिए, ये वाला नहीं, ये वाला लेज़र चाहिए। तो डॉक्टर साहब नेक्स्ट प्रोग्राम में जब हम मिल के बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि पूरा प्रोग्राम ही लेज़र पे और डिटेल में किया जाए। नाज़रीन, आपने आज के लाइफ लाउंज को में हमें ज्वाइन किया, देखा, तो आज की बात मैं इस तरह करूँगा कि हमारे यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी का, ना सिर्फ हमारे यहाँ, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिक सर्जरी जो है या कॉस्मेटोलॉजी है, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी बना हुआ है, बहुत बड़ी फील्ड है। तो कोशिश करें, एक बात याद रखिएगा कि जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, आप जितना मर्ज़ी कॉस्मेटोलॉजी में जाइए, लेकिन नेवर प्ले विद नेचर। जो फितरत है उसको डैमेज करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये मेरी बात डॉक्टर्स के लिए भी है, एस्थेटिक फिजिशियंस के लिए भी है और पेशेंट्स के लिए भी है, क्योंकि जब भी आप नेचर के साथ प्ले करते हैं या नेचर के साथ फ़ाइट करने की कोशिश करते हैं, जिस लेवल पे भी करते हैं, आप अगर दरख्तों को काटते हैं तो आप देखते हैं कि सैलाब ज़्यादा आ जाते हैं। जब भी आप नेचर का बैलेंस जो है उसको डी रेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स
डिज़ास्ट्रस ही होते हैं, नुकसान ही होते हैं। आज की इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि शबान मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है और इस महीने में रोज़े भी ज़्यादा रखने चाहिए। और जो सबसे बड़ा काम है इस महीने में, शबान शरीफ को दरूद शरीफ का महीना भी कहा जाता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि दरूद शरीफ की कसरत कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इदरीस को इजाज़त दीजिएगा। मैं डॉक्टर ताहिर अयूब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी आपसे बात होगी तो लेज़र्स पे बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।